नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम ममता है और मैं एक विज्ञान अध्यापिका हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रोमांचक प्रक्रिया के बारे में जो हर प्राणी के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। वो है प्रजनन। क्या आपने कभी सोचा है कि जीव हमेशा अपनी हूबहू प्रतिलिपि बनाते हैं या फिर प्रकृति में कुछ और ही चलता है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय जीव प्रजनन कैसे करते हैं को जानते हैं। कल्पना कीजिए, अगर हर जीव बिल्कुल अपनी तरह दूसरा जीव बना लेता तो क्या होता? क्या यह दुनिया एकदम एक जैसी नहीं हो जाती? लेकिन चलिए धीरे धीरे सब समझते हैं। आज हम देखेंगे क्या जीव बिल्कुल सटीक प्रतियां बनाते हैं या फिर परिवर्तन होता है। हम जानेंगे परिवर्तनों का महत्व, विभिन्न प्रजनन की विधियां और अंत में मनुष्य में प्रजनन को। तो तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि आज का सफर बहुत ज्यादा ज्ञान से भरा है। प्रजनन का मुख्य उद्देश्य है अपनी प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखना। लेकिन याद रखिए, अगर सभी जीव एक दूसरे की हूबहू कॉपी होते तो कोई भी बीमारी या फिर पर्यावरणीय बदलाव पूरी प्रजाति को खत्म कर सकती थी। इसलिए प्रकृति ने विभिन्नताओं को जन्म दिया। ये छोटे छोटे अंतर जो प्रजातियों को बदलते वक्त के साथ ढलने के लिए मदद करते हैं। तो याद रखिए, परिवर्तन जीवन का सौंदर्य है। वे हमें अनोखा बनाते हैं। अब शुरुआत करते हैं प्रजनन के एक महत्वपूर्ण तरीके, अलैंगिक प्रजनन से। इसमें केवल एक जनक होता है और उसकी संतानें हूबहू प्रतिलिपि होती है। जैसे कि अमीबा का उदाहरण ले लेते हैं। अमीबा में द्विखंडन होता है, मतलब वह एक कोशिकीय जीव है और एक कोशिका सरलता से 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है। इसे हम द्विखंडन कहते हैं। स्पाइरोगायरा या प्लेनेरिया में खंडन होता है, मतलब जीव का शरीर टुकड़ों में टूट जाता है और हर टुकड़ा नया जीव बनाता है। इसे हम खंडन कहते हैं। तीसरे प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है पुनर्जनन, यानी कि रीजनरेशन। जैसे हाइड्रा या छिपकली जो अपने शरीर के खोए हुए हिस्से को दोबारा उगा सकते हैं। छिपकली कोई भी खतरा आने पर अपनी पूंछ छोड़ देती है और फिर समय के साथ साथ उसकी पूंछ निकलती रहती है और वृद्धि भी करती है। और अगला तरीका है मुकुलन। हाइड्रा नामक के जंतु में एक छोटी सी कली निकलती है जिसे हम मुकुल कहते हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और बढ़कर करके जीव से अलग हो जाती है और नया जीव उत्पन्न कर देती है। पौधों में भी अलैंगिक जनन का एक खास तरीका है जिसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसमें किसी पौधे के वानस्पतिक हिस्से जैसे तने से, पत्ती से या फिर जड़ से नया पौधा तैयार हो जाता है। जैसे आलू में उसके कंद से, प्याज में गांठ से, गुलाब कलम से और ब्रायोफिलम की पत्तियों से नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। यह तरीका किसानों के लिए बहुत उपयोगी होता है। अब कुछ पौधे जैसे फफूद या फिर राइजोपस ये बीजाणु बनाते हैं और ये बीजाणु हवा के साथ उड़ कर करके नई जगह पर अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव बनाते हैं। तो यह था अलैंगिक प्रजनन, जिसमें जो संतान है जो हूबहू अपने पेरेंट की तरह होती है। अब बात करते हैं लैंगिक प्रजनन की। इसमें 2 माता पिता से आए हुए युग्मक अर्थात गैमीट्स मिलते हैं, जिससे नए जीव में परिवर्तन आते हैं। इसका क्या महत्व है? यह परिवर्तनों को बढ़ावा देता है, जिससे जीव बेहतर ढंग से लड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई बीमारी आती है तो परिवर्तित जीव बच सकते हैं। यह जैव विकास का आधार है। अब हम फूल वाले पौधों में लैंगिक जनन को समझेंगे।
पौधों में लैंगिक जनन को हम पिछली कक्षा में पढ़ भी चुके हैं और हम जानते हैं कि जो नर जनन अंग है उसका नाम पुंकेसर होता है और मादा जनन अंग स्त्री केसर कहलाता है। पुंकेसर में पराग बनते हैं और स्त्री केसर में बीजांड। पराग का बीजांड तक पहुंचना परागण कहलाता है। और यहाँ पर हम पूरे पौधों को दो भागों में बांटते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। यदि किसी पौधे के पुष्प में केवल स्त्री केसर या पुंकेसर उपस्थित हो तो वह एक लिंगी कहलाता है। वहीं दूसरी ओर जब एक ही फूल में पुंकेसर और स्त्री केसर एक साथ उपस्थित हो तो वह द्विलिंगी कहलाता है। द्विलिंगी का उदाहरण है हमारा सरसों और एक लिंगी में आता है हमारा कद्दू, लौकी और ककड़ी इत्यादि। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पराग का पुंकेसर से स्त्री केसर के बीजांड तक पहुंचना परागण कहलाता है, तो यह परागण के भी तरीके अलग अलग होते हैं। जब एक ही फूल के परागकण उसी फूल के स्त्री केसर पर गिरते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। लेकिन जब एक फूल के परागकण हवा, पानी या कीट की सहायता से किसी दूसरे पौधे के स्त्री केसर पर गिरते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। परागण स्त्री केसर पर अंकुरित होते हैं और नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट्स बनाते हैं और मेल गैमेट्स को ओवरी तक लेके जाते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है तो उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप जायगोट बनता है और यह जायगोट यानी कि युग्मनज विकसित होकर के फूल बनाता है और फिर उससे नया पौधा बनता है। तो दोस्तों, ये तो था पौधों में लैंगिक जनन। अब जरा बात करते हैं मानव में लैंगिक प्रजनन की। यह थोड़ा निजी भी है और बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय पर चर्चाएं थोड़ा कम की जाती हैं, जबकि यह विषय भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पुरुष प्रजनन तंत्र का मुख्य काम शुक्राणु निर्माण करना है और उसे शरीर से बाहर निकालना है ताकि निषेचन हो सके। यह तंत्र कई अंगों से बना होता है जो एक दूसरे से जुड़ने का काम करते हैं। आइए इसे विस्तार में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नर प्रजनन अंग की। तो नर प्रजनन अंग में मुख्य भूमिका निभाती है टेस्टिस यानी कि वृषण, जो दो छोटे छोटे अंडे के समान की संरचना होते हैं। ये शुक्राणुओं का निर्माण करने के लिए जरूरी है। वृषण शुक्राणुओं का उत्पादन करते हैं, साथ ही टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनाते हैं। यह हार्मोन शरीर में बालों के विकास, आवाज बदलने और अन्य यौवन संबंधी बदलावों के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर बारी आती है अधिवृषण की। प्रत्येक वृषण के साथ जुड़ा होता है अधिवृषण। यहाँ पर शुक्राणु बनने के बाद परिपक्व होते हैं और एक लंबी नली जैसी संरचना है जहाँ पर शुक्राणु कुछ समय के लिए संग्रहित रहते हैं और गतिशील बनते हैं। फिर आता है वास डिफरेंस यानी कि वाहिक नलिका। यह अधिवृषण से जुड़ी एक लंबी नली है जो शुक्राणुओं को वृषण के बाहर ले जाती है। यह नली पेट के अंदर से होकर के गुजरती है और अंत में यूरेथ्रा से जुड़ती है। फिर आता है शुक्राशय। ये दो ग्रंथियां हैं जो वाहिक नलिका के पास होती है। यह एक तरल पदार्थ बनाती है जो शुक्राणुओं को पोषण और गतिशीलता प्रदान करता है। यह पदार्थ सेमिनल फ्लूइड्स का हिस्सा है। अब बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। यह ग्रंथि यूरेथ्रा के चारों ओर होती है और एक द्रव बनाती है जो शुक्राणुओं को सुरक्षा करने में मदद करता है। यह एक अम्लीय वातावरण में शुक्राणुओं की रक्षा करता है। इसके बाद हमारी योनि ग्रंथि आती है। योनि ग्रंथियां छोटी छोटी ग्रंथियां हैं जो यूरेथ्रा में एक चिकना द्रव छोड़ती हैं जो संभोग के दौरान रास्ता साफ करती है। इसके बाद यूरेथ्रा और लिंग की बारी है। यूरेथ्रा वाहिक नलिका से जुड़ करके शुक्राणुओं को शरीर से बाहर ले जाती है। लिंग का बाहरी अंग है। यह शुक्राणुओं को प्रभावी ढंग से स्थानांतरित करता है। पुरुष प्रजनन तंत्र में वृषण शुक्राणुओं का उत्पादन करते हैं। अधिवृषण में शुक्राणु परिपक्व होते हैं और शुक्राणु वाहिक नलिका से होते हुए यूरेथ्रा में आते हैं जहां वे शुक्राणु और प्रोस्टेट ग्रंथि से निकले हुए द्रवों के साथ मिलकर के सीमेन बनाते हैं और इसको
प्रजनन के दौरान शरीर से बाहर निकाला जाता है, यह निषेचन की अति आवश्यक प्रक्रिया है। अब बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात स्त्री प्रजनन तंत्र की। महिला प्रजनन तंत्र का प्रमुख कार्य अंडाणु का निर्माण करना होता है, उसे परिपक्व करना और गर्भधारण के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना है। यह तंत्र जटिल है क्योंकि यह मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्थात मासिक धर्म को भी नियंत्रित करता है। आइए इसको भी विस्तार से जानते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण अंग है सबसे पहले अंडाशय। यह 2 छोटे अंडे जैसे अंग हैं जो पेट के निचले हिस्से में होते हैं। प्रत्येक अंडाशय में अंडाणु होते हैं जो फीमेल के जन्म के समय से ही मौजूद होते हैं। मासिक चक्र के दौरान एक अंडाणु परिपक्व होकर के निकलता है, साथ ही अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन बनाते हैं जो यौवन, मासिक धर्म और गर्भावस्था को नियंत्रित करते हैं। दूसरा, फैलोपियन ट्यूब्स यानी कि फैलोपियन नलियां। ये 2 नलियां अंडाशय से जुड़ी होती हैं। जब अंडाणु परिपक्व होता है तो यह अंडाशय से बाहर आता है और फैलोपियन नली में चला जाता है। यहीं पर यदि शुक्राणु उपलब्ध हो तो निषेचन होता है और ये नलियां अंडाणु को गर्भाशय तक ले जाने में मदद करती है। अब आता है गर्भाशय। गर्भाशय एक नाशपाती के आकार का अंग है जो पेट के निचले हिस्से में होता है। गर्भाशय की दीवारें मांसल होती हैं जो निषेचित भ्रूण को संरक्षण और पोषण प्रदान करती हैं। यदि निषेचन होता है तो भ्रूण यहाँ विकसित होता है, यानी हमारा गर्भाशय हमारा पहला घर होता है। गर्भाशय की ग्रीवा सर्विक्स कहलाती है। यह गर्भाशय का निचला हिस्सा है जो वजाइना से जुड़ा होता है। यह एक मजबूत द्वार की तरह कार्य करता है जो गर्भाशय के दौरान संरक्षण प्रदान करता है। अब बात करते हैं वजाइना की। यह एक लचीली नली है जो गर्भाशय ग्रीवा से बाहरी शरीर तक जाती है। यह मासिक धर्म और बच्चे के जन्म के लिए मार्ग प्रदान करती है। यह अम्लीय वातावरण बनाए रखती है जो संक्रमण से रक्षा करता है। महिला प्रजनन तंत्र मासिक चक्र जो लगभग 28 दिन का होता है से नियंत्रित होता है। इस चक्र में एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है और फैलोपियन नदी में जाता है। यदि यहाँ पर निषेचन होता है और शुक्राणु अंडाणु से मिलते हैं तो निषेचन फैलोपियन नदी में होता है। निषेचित अंडाणु गर्भाशय में इंपोर्ट हो जाता है और उसके बाद भ्रूण के रूप में विकसित होता है। यदि निषेचन नहीं हुआ तो अंडाणु गर्भाशय की परत मासिक धर्म के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। यह तंत्र न केवल प्रजनन सुनिश्चित करता है बल्कि हार्मोन संतुलन भी बनाए रखता है। यदि मासिक चक्र की अनियमितता, दर्द है तो यह संकेत हो सकता है किसी बीमारी का, तो इसके लिए नियमित चेकअप जरूरी है। स्वच्छता, पोषण और व्यायाम से स्वास्थ्य बेहतर रहता है। याद रखें, महिला प्रजनन स्वास्थ्य में एनीमिया, पीसीओएस जैसी समस्याओं से बचाव के लिए संतुलित जीवन शैली बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, पुरुष और महिला प्रजनन तंत्र दोनों ही जीवन के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तंत्र न केवल प्रजनन से जुड़े हैं बल्कि समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यह समझना जरूरी है कि दोनों तंत्र परस्पर निर्भर हैं और स्वास्थ्य के लिए सम्मानजनक और जागरूक व्यवहार अपनाएं। और पुनः एक बात कह रही हूँ कि हमारा जो गर्भाशय है वो हमारा प्रथम घर है, इसलिए इसका सम्मान जरूरी है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल आए, जैसे मासिक धर्म से संबंधित या फिर प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित, तो बेझिझक पूछिए। विज्ञान हमें शिक्षित बनाता है ताकि हम बेहतर जीवन जी सकें। हमें हमेशा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर जननांगों की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने देखा कि जीव प्रजनन कैसे करते हैं। अगली बार जब आप किसी पौधे को खिलते देखें या अपने परिवार के बारे में सोचें तो याद कीजिए, यह सब विज्ञान की खूबसूरती है। अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। धन्यवाद आज की विज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं पुनः किसी दूसरी यात्रा में। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए।